गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से जीपीएस एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हम लोगों का एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें आप लोगों को लगातार जो यूनिट वाइज करके देते आ रहे हैं। तो लास्ट यूनिट बचा हुआ है हम लोगों का यूनिट 5, उनका भी जो है कंप्लीट एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे आपका कवर कर देते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका मैराथन क्लास जो है वो आज के सेशन में होगा। ठीक है, तो आप लोग आज दिन भर अपने मोबाइल को चार्ज करके रखिएगा, क्योंकि लाइव सेशन पूरा का पूरा है। फिजिक्स क्या कहते हैं, फिजिक्स बोल रहे हैं, सॉरी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, ये लगातार जो है आपको दिन भर में फिर रात के टाइम में भी आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये हम लोगों का हो गया यूनिट 5, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी। बात कर रहे हैं मानव कारिकी का, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इस यूनिट में आप लोगों के जितने सारे चैप्टर है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने वो सब हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। आइए देखिए क्या क्या सवाल है। सबसे पहले एक एक करके हम जो है सारे सवाल को करते जाएंगे, क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है। हम चाहेंगे, देखिए इस टाइप का, सबसे पहले तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन तो आने का चांस कम है, लेकिन इसको कवर करना जरूरी, एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है ना। क्या सवाल कह रहा है आपको, कहते हैं कि कीटों में श्वसन को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कहा जाता है क्योंकि ए नंबर, कोशिकाएं O2 या CO2 का विनिमय सीधे नलिका में भरी वायु से करती है। ऑप्शन बी, उत्तक O2 या CO2 का विनिमय सीधे देवगुह्य द्रव से करते हैं। ऑप्शन सी, उत्तक O2 या CO2 का विनिमय शरीर की सतह द्वारा सीधे बाहरी वायु से करते हैं। ऑप्शन डी, ट्रेकियल। देखिए जैसे ही कीट बोला तो कीट, ट्रेकियल मतलब ट्रेकिया के द्वारा इसमें वही करे, ट्रेकियल नलिकाएं O2 या CO2 का विनिमय सीधे हीमोसील से करती है, जो बाद में उत्तकों से विनिमय करती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हम लोगों का वो सटीक आंसर है। ठीक है, एक का डी। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, चलिए अगला नंबर दूसरा। चलिए इसमें आप लोगों को खुद विचार करना है कि क्वेश्चन क्या है। देखिए एक दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट वगैरह का। एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की वक्ष गुहा समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो छाती फेफड़ा बोलते हैं ना, फेफड़ा वक्ष गुहा में छेद हो जाता है। चलिए वक्ष गुहा में छेद हुआ, फेफड़े को बिना किसी नुकसान के, है ना, फेफड़ा किसी नुकसान के, इसका क्या प्रभाव हो सकता है। हमारी जो वक्ष गुहा है ना, वक्ष गुहा है, उसमें क्या हो गया, छेद हो गया। ऊपर से क्या गया, फेफड़ा को बिना किसी नुकसान के इसका क्या प्रभाव हो सकता है। फेफड़ा अपना जो है, फेफड़ा में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वक्ष गुहा में जो है उसके निचले हिस्सा में जो है नुकसान पहुंचा है। और उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि क्या होगा, श्वास दर में कमी होगा, श्वास दर तीव्र वृद्धि होगा, श्वसन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी, श्वसन का बंद होना। मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति का वक्ष गुहा में अगर छेद हो जाएगा ना तो वो श्वास नहीं ले पाएगा, उसमें रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया होगा ही नहीं, श्वास रहता है, श्वसन का बंद होना। ये आंसर हो जाएगा 2 का डी नंबर। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता है, इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट आइए देखिए, जो क्वेश्चन रहने योग्य रहता है ना वो अपने नजर आ जाएगा कि ये क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। चलिए देखिए क्या कहते हैं बाबू, कहते यह ज्ञात है कि जंतुओं के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड में अनावरण हानिकारक होता है, क्योंकि आप लोग तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक होता है ना। क्या आखिर वो करते क्या है, तो बाबू हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जो लेने की दर है, ऑक्सीजन परिवहन की दर है, उनको क्या करता है बोलो,
वो कम कर देता है, यही करता है जी। यह CO2 परिवहन को कम कर देता है, यह O2 परिवहन को कम कर देता है, यह CO2 परिवहन को बढ़ा देता है, O2 परिवहन को बढ़ा नहीं, ये ऑक्सीजन परिवहन को कम कर देता है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में बाबू? 4 नंबर में कह रहे हैं क्या? सामान्य श्वसन से संबंधित सही कथन को चुने। अंतः श्वसन एक अक्रिय प्रक्रिया नहीं, अंतः श्वसन सक्रिय होगा, है ना। अंतः श्वसन क्या होगा? सक्रिय। और बाह्य बाह्य बोलते हैं निश्वसन क्या हो जाएगा? वो क्या कहते हैं? अक्रिय हो जाएगा, जैसे आप निष्क्रिय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतः श्वसन एक अक्रिय प्रक्रिया है नहीं, जबकि निश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया नहीं, ये नहीं होगा। आगे, अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया, राइट, जबकि निश्वसन एक अक्रिय प्रक्रिया, राइट, ये वाला आंसर है। 4 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू? बी नंबर। चलिए 5 नंबर में क्या कर रहे हैं जरा देखिएगा। हीमोग्लोबिन से O2 के जुड़ने से संबंधित गलत कथनों को चुना। ये गलत को चुनने के लिए बोल रहा है ना। हीमोग्लोबिन से O2 के जुड़ने से संबंधित गलत कथनों को चुने। पहला दिया है उच्च pH, गलत कथन को चुनने के लिए कम ताप, कम CO2, उसका उच्च O2, लेकिन ये तो गलत बोला है। उच्च तापमान, उच्च pH तो चाहिए ही, कम ताप, जुड़ने से संबंधित गलत कथन, जुड़ने में जो मदद कर, यदि जुड़ने से गलत फिर ये सभी हो जाएगा। ये गलत कथन को चुनने बोला, गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है। 5 का ये सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है आपको कि पेशियों की उस जोड़ी को चुने जो मनुष्य में साधारण श्वास लेने में काम आती है ना। कहते हैं पेशियों की उस जोड़ी को चुने जो मनुष्य में साधारण श्वास लेने में काम आती है। बाह्य और आंतरिक इंटरकोस्टल पेशी, बी नंबर। डायफ्राम और उदर पेशी, सी नंबर। डायफ्राम और बाह्य इंटरकोस्टल पेशी, डी नंबर कहता है कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशी। तो पहला नंबर ऑप्शन से हम लोग का बाह्य और आंतरिक इंटरकोस्टल पेशी, ए नंबर, 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं? 7 नंबर में कह रहा है कि एम्फीसीमा, एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है, ठीक है, जो धूम्रपान करने वालों में अधिक पाया जाता है ना। जो सिगरेट वगैरह, धुआं वगैरह जो फूकते रहता है उनमें, है ना। अरे बाप रे, हमको तो बहुत टेंशन होता है। हमको ये मालूम ही नहीं था कि महिला जो है वो लोग शराब पीती है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अब जब दोस्त के साथ जब दोस्त का घर जा रहे थे, तब सड़क पर देखे एक महिला लेटी हुई थी। तो ठंड का टाइम था, शाम का 5 बज रहा था, तो अंधेरा हो गया था ठंड के टाइम में। तो हमको लगा क्या कि कुछ हो गया है। तो हम अपना दोस्त को बोल रहे हैं कि देखिए एक महिला बेचारी जो है वो लेटी हुई है, उसको कुछ हो जाएगा। तो हम बोले गाड़ी रोकने के लिए। तो मेरा दोस्त बोलता है कि आप नहीं जानते हैं, चलिए आपको बताएंगे। तो हम गुस्सा गए अपने दोस्त के ऊपर, क्या बताइएगा आप, एक महिला गिरी हुई है, हम नहीं देख पा रहे क्या कि वो दिक्कत में। तब मेरा दोस्त बोला नहीं आप चलिए पहले। उसके बाद मेरा दोस्त ले गया उधर जाके बोलता है कि नहीं वो पी है। पागल है क्या? बोल का एक्सीडेंट हुआ है? नहीं वो पी हुई है। अब मेरा दिमाग घूम गया, महिला पी के बोलट रही है। अरे बाप रे बाप, हमको बहुत चीज जो है हम इधर समझे और सीखे। हमको पहले लगता था लड़की सिगरेट नहीं पीती है। अरे बाप रे बाप, बताओ लड़की सब सिगरेट फूक रही है, रील्स बना दिया फूक के। मेरा दिमाग घूम गया। वो मेरा स्टूडेंट, बताओ, हम तो टेंशन में आ गए कि बताओ इतना खतरनाक। वो तो छोड़ दीजिए, होली का टाइम चल रहा है, अभी लड़की सब भांग पी रही है दूध में मिला के। कहाँ चल रहा है, कहाँ पहुंच गए। हमको लगा था गांव अभी उतना फास्ट नहीं है, गांव भी बहुत आगे बढ़ गया है। चलो कोई बात नहीं, आते हैं, आइए। कहते कि हाँ, तो वही बोल रहा है आपको कि धूम्रपान करने वालों, ध्यान रखिएगा, धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो कभी हमारे, चाहे वो कोई भी अल्कोहल हो, है ना, गुटखा, पान मसाला, जो भी हो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरे प्यारे बच्चों, इन सब जितना दूर रहोगे उतना फायदा है। और एक बात याद रखिएगा, इनसे आपको एक बीमारी होती है जो खतरनाक है, जो रोगों का किंग है,
यानी कैंसर। समझ आ रहा है क्या बोला? अगर आप चाहते हैं कि आपको कैंसर हो तो उसके लिए आप धूम्रपान कर सकते हैं, कैंसर होने का चांस रहेगा, आप मरोगे बड़ी कष्ट से। नंबर दूसरा, प्लास्टिक के बर्तन में खाना आपको नहीं खाना है, प्लास्टिक के बर्तन में चाय नहीं पीनी है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? और आप लोग जो ब्रश करते हो कोलगेट का इस्तेमाल ना करें, मंजन का इस्तेमाल करें, दातुन का उपयोग करें। समझे? आइए देखो क्या कहते हैं। कहते हैं क्या एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो धूम्रपान करने वालों में अधिक पाया जाता है। इस दशा में क्या श्वसनीय, कहते हैं कि श्वसन निकाय छत हो जाती है, छत नहीं क्षय, ये मिस्टेक कहते हैं, क्षय हो जाती है। वायु कुपिकीय भित्ति छत यानी क्षय हो जाती है। सी नंबर प्लाज्मा झिल्ली छत हो जाती है। डी नंबर श्वसन पेशियां छत हो जाती है। तो बोलेंगे कि वायु कुपिकीय जो भित्ति है वो जो है वो छत हो जाती है यानी क्षय हो जाती है। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या करे बाबू? श्वसन प्रक्रिया का विनिमय मस्तिष्क में पाए जाने वाले विशिष्ट केंद्रों द्वारा होता है। उत्प्रेरण के दौरान निम्न में से कौन सा केंद्र अंतः श्वसन के समय को कम कर सकता है? कौन सा केंद्र ना? मेड्यूलरी अंतः श्वसन केंद्र? नो। श्वास प्रभावी केंद्र? एपन्यूस्टिक केंद्र? कीमो सेंसिटिव केंद्र? नो। इसका आंसर हो जाएगा बाबू श्वास प्रभावी केंद्र। देखिए वैसे अंतः श्वसन के समय को कम कर सकता है, श्वास प्रभावी केंद्र है ना। न्यूमोटैक्सिक सेंटर 8 का बी नंबर। हाँ 9 नंबर में क्या कर रहा है आपको कि CO2, कहते हैं कि CO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है, यही ना बोल रहे आपको। तो क्या कहते हैं CO2 अधिक मात्रा में होगा और ऑक्सीजन क्या होगा? कम। O2 अधिक होगा, CO2 होगा कम। CO2 व O2 बराबर हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कब होगा? जब O2 अधिक होगा और CO2 क्या होगा? कम होगा। 9 का क्या होगा? बी नंबर। 10 नंबर क्या कहते हैं? श्वसन, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। श्वसन गतियों में वायु आयतन को इसके द्वारा आंका जा सकता है। किसके द्वारा आंका जा सकता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा? नो। हाइग्रोमीटर? नो। स्पैग्मोमेनोमीटर? नो। स्पायरोमीटर? ये हो जाएगा 10 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं जरा पढ़िए। ये फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका फार्मूला स्पेशल आपको हम दे भी देंगे, अभी फिलहाल बात करते हैं। अंतः श्वसन क्षमता IC बराबर ज्वरीय आयतन प्लस अपशिष्ट आयतन होता है? नहीं, ये ऐसे भी नहीं होगा। जैव क्षमता यानी BC बराबर ज्वारीय क्षमता TB प्लस अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन IRB और निःश्वसन सुरक्षित आयतन ERV। ये वाला सही है, मतलब ये तो सही है। अब अगला अपशिष्ट आयतन RV बराबर जैव क्षमता माइनस अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। नो, ये नहीं होगा। 4 नंबर में क्या कर ज्वरीय आयतन बराबर, हाँ RV बराबर अंतः श्वसन IC माइनस IRV, ठीक है। ये तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ना ये दोनों सही है, ठीक है, और ये दोनों जो गलत है, ये दोनों गलत है। अब ऑप्शन देखिए क्या कहता है? एक गलत है, हाँ ठीक। बी गलत ना, बी गलत नहीं है। सी तीसरा गलत है, चौथा से नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या कर रहे हैं कि एक गलत सही था, ठीक है, 2 सही था, हाँ ठीक है। तीन क्या था? तीन क्या था? तीन क्या था? ये गलत था, है ना। और 4 क्या था? सही था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हम लोग का सही है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि एक हम लोग गलत है, 2 हम लोग का सही है, और फिर 2 हम लोगों का सही है, और फिर 3 गलत है। चलिए बी नंबर, ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है ना बाबू, वो हम आपको भेज देते हैं, वो आप लोग अच्छा से उनको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्या कहता है आपको अगला क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र इस स्थिति में दाईं ओर जाएगा, है ना, दाईं ओर जाएगा। तो क्या बोला? उच्च CO2 उच्च CO2, दोनों तो एक ही ऑप्शन है। आपको
देखो निम्न CO2 यदि नहीं होगा, कम सांद्रता ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों में से कोई देखो तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करोगे, कोई एक ऑप्शन मार देना। प्राथमिकता को चुनता है पहला ब्लॉक, ये हो गया, तो दोनों तो एक ही चीज है, इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं। जो देखिए हम इसमें कुछ नहीं, जो आपका एनसीईआरटी जो दिया है ना उसी को लेकर हम केवल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप अपने प्राथमिक जो है वो पहला वाला को चुनेंगे, अन्यथा इस तरह के टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो 12 का ए कर देंगे, बी भी हो जाएगा, ये भी आंसर होगा, दोनों एक ही है, तो इसमें क्या कर, चले आइए। हाँ, सही जोड़ा को मिलान करने के लिए बोला है, इसमें तो मिलान क्या हुआ ही दिख रहा है, देखिए सब मिलान क्या है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं जरा सा। एक को थोड़ा सा क्या हो गया, ये जलीय आर्थ्रोपोडा ना देके ना, इसी में ये मिस्टेक किया, जलीय आर्थ्रोपोडा नहीं देना था, तो जलीय आर्थ्रोपोडा का मिलान किसे कर दिए, ट्रेकिया से, ठीक है, हो गया। मछली श्वसन किसके द्वारा लेता है, कोलॉम के द्वारा, ठीक है। केचुआ का क्या हो जाएगा, आर्द्र त्वचा के द्वारा, और पक्षी सरीसृप क्या दे दिए हैं, ये फेफड़ा के द्वारा, यही ना। अब इनसे इनका मिलान कर दीजिए, ए का कितना, एक, ए का एक, ए यहाँ पर 2 गो में 3 गो में लगातार है। अब देखते हैं किसमें होगा अगला, बी का सी नो, मछली किसका, कोलम के द्वारा, यानी सी सॉरी मछली बताइए जलीय आर्थ्रोपोडा, बी नंबर जलीय आर्थ्रोपोडा कितना, ट्रेकिया, बी का 4। अब बी का 4 दिखे कहाँ पर, बी का 4 यहाँ पर है, तो ये बी का 4, अब तो आगे भी वही ठीक रहेगा, बी का 4 हो गया, बी का 4। अब सी का होगा 2, सी का 2 कहाँ है, सी का 2 भी है, ठीक है। डी का क्या है, पक्षी सरीसृप, तो डी का क्या हो जाएगा, 3, डी का 3, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का है बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू इनमें जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व हो गए। अब चल जाते हैं हम लोग अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर जो हम लोगों का है, अगला चैप्टर पर है ना, क्या कहता है आपको क्वेश्चन में, कहता है कि निम्न में से, है ना, क्या कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन सी कोशिका भक्षकाणु है ना फैगोसाइटिक गतिविधि नहीं दर्शाती है। देखिए अगर ये हमको बोलता कि देखिए भक्षाणु का मतलब क्या होता है, जो खा जाए, भक्षण कर जाए, है ना, खाने वाले। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर बीमारी उत्पन्न करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उसको खा जाते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर ये पूछता कि भक्षाणु क्रिया को दर्शाता है तो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज होता, लेकिन ये बोला है कि गतिविधि नहीं दर्शाती है ना, भक्षाणु जो है ना वो नहीं दर्शाता है, तो वो कौन है, बेसोफिल है। ए का क्या नंबर हो जाएगा, सी नंबर। दूसरा नंबर में क्या कहता है, आप लोग पढ़े हुए हैं कि डेंगू ज्वार जो होता है, डेंगू बुखार जो होता है, से पीड़ित व्यक्ति में देखा गया है, एक समझ क्या देखा गया है कि आरबीसी की संख्या में काफी गिरावट होता, नहीं आरबीसी में गिरावट नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी संख्या में काफी गिरावट नहीं, यार डब्ल्यूबीसी में नहीं होता, किसमें, जैसे प्लेटलेट्स का बात है, रक्त पट्टी कानून है ना, तो ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में काफी गिरावट होता है, और डी नंबर प्लेटलेट्स की संख्या में काफी वृद्धि। तो ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये इनकी संख्या में काफी गिरावट हो जाता है, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 2 का सी। तीसरा नंबर में क्या कहते हैं आपको, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान सही होती है, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सी बात प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान सही होती है। क्या कहता है, सबसे पहला, दाएं एवं बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रक्त का आयतन समान होता है। ऑप्शन बी, दाएं एवं बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रक्त का आयतन भिन्न होता है। ऑप्शन सी, प्रत्येक अलिंद द्वारा प्राप्त किए गए रक्त का आयतन भिन्न होता है। और डी में कहता है एओर्टा एवं पल्मोनरी धमनी द्वारा प्राप्त किए गए रक्त का आयतन भिन्न होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का जो पहला नंबर ऑप्शन था कि दाएं एवं बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रक्त का जो आयतन है वो समान होता है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि हृदय क्रिया को ऑटोनोमस, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम। हाँ, कहते हैं हृदय क्रिया को ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम द्वारा नियमित यानी मॉडरेट किया जा सकता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए, यही कह रहा है पहला नंबर। पैरा सिंपैथेटिक तंत्र हृदय दर तथा स्ट्रोक वॉल्यूम को उत्तेजित करता है, नो, पैरा सिंपैथेटिक नहीं, आगे बोल रहा है सिंपैथेटिक तंत्र हृदय दर तथा स्ट्रोक वॉल्यूम को उत्तेजित करता है,
सी नंबर फिर बोल रहा है पैरासिम्पैथेटिक तंत्र हृदय दर को कम करता है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि सिंपैथेटिक तंत्र हृदय दर को कम करता है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाता है। नो नो नो, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कि सिंपैथेटिक तंत्र हृदय दर तथा स्ट्रोक वॉल्यूम को उत्तेजित करता है, ये राइट आंसर है। 4 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थों की उन जोड़ियों को चिन्हित करें जो रक्त के स्कंदन यानी क्लॉटिंग का बात कर रहे हैं ना के लिए आवश्यक होती है ना, आवश्यक होता है। क्या है? हिपेरिन का। हिपेरिन तो रक्त को थक्का करता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर देखिए, शरीर का कोई भी हिस्सा कटता है तो रक्त बाहर निकलेगा, देखिए क्लॉट हो जाता है ना, वो थक्का हो जाएगा। लेकिन वही ब्लड तो शरीर के अंदर है ना जी, तो शरीर के अंदर क्लॉट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे लीवर से 2 तरह का प्रोटीन निकलता है। एक प्रोटीन निकलता है रक्त को थक्का करने के लिए, फाइब्रिनोजन, है ना, जो रक्त को थक्का करने में मदद करेगा, और एक जो रक्त को थक्का होने से रोकेगा वो है हिपेरिन। तो ये जो हिपेरिन है वो हमारे शरीर से हमारे शरीर में बाहर होता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। ठीक है, तो ये तो नहीं करेगा, ये तो क्लॉट नहीं करेगा। आगे, कैल्शियम आयन एवं प्लेटलेट्स कारक। सी नंबर क्या कहता है आपको? ऑक्जेलेट्स एवं सिस्टेट। नो, ये प्लेटलेट्स कारक एवं हिपेरिन, नो, ये नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 5 का बी नंबर, कैल्शियम आयन एवं प्लेटलेट कारक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं हम लोगों को ईसीजी, है ना। ईसीजी हृदय चक्र के दौरान अध्रुवन एवं पुनध्रुवन प्रक्रियाओं को दर्शाता है। किसी सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों के जो ईसीजी है, ईसीजी में निम्न में से किस तरंग को निरूपित नहीं किया जाता है? देखिए, अगर ये पूछता हम लोग निरूपित करता तब अलग था, लेकिन ये निरूपित नहीं किया जाता है। ए नंबर, अलिंदों का अध्रुवन, अलिंदों का पुनध्रुवन, निलयों का अध्रुवन और निलयों का पुनध्रुवन। तो आपको बता दे बाबू, ईसीजी के दौरान जो ये बात कर रहा है, ईसीजी में से किस तरंग को निरूपित नहीं किया जाता है, तो वो होता है अलिंदों का पुनध्रुवन। ये बी नंबर। 6 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मानव में निम्न में से किस कोशिका में नाभिक का अभाव होता है? नाभिक का मतलब न्यूक्लियस, केंद्र का अभाव होता है। तो आरबीसी में, न्यूट्रोफिल्स में, ऑसिनोफिल्स में और इथ्रोसाइट। देखिए यहाँ पर आरबीसी को ही हम लोग इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक से कर दिया है, तो ए और डी ये दोनों आंसर होगा। ए और डी जो है ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आरबीसी बोलो या मिस्टेक से यहाँ पर देना चाहिए, यहाँ इरेथ्रोसाइट्स गलती से दे दिया है ना। तो ये दोनों हो जाएगा आंसर इसका 7 का। तो मुश्किल से यहाँ पर कोई हटा देगा और केवल आरबीसी रहेगा। 7 का ए हो गया और डी दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। क्या कहता है आपको? निम्न में से कौन सी, निम्न में से, अरे भाई इस तरह आ जाओ, क्या कहते हैं? निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका एंटीबॉडीज के निर्माण में भाग लेती है? बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी रक्त की कोशिका एंटीबॉडीज के निर्माण में भाग ले सकता है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आरबीसी और न्यूट्रोफिल्स। मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा बी लिम्फोसाइट, है ना। तो 8 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहते हैं? एग्रोन्यूलोसाइट्स। देखिए, अगर ये यहाँ पर यही एग्रो ना करके ग्रेनो बोलता अगर, है ना, ग्रेन्यूलोसाइट्स, तो तब बात यहाँ बोला कि एग्रोन्यूलोसाइट जो शरीर के प्रतिरोधक तंत्र के लिए उत्तरदायी है। तो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और डी नंबर लिम्फोसाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्रो पूछा है ना, तो एग्रोन्यूलोसाइट्स जो है वो हो जाएगा डी नंबर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपको? हृदय की दूसरी ध्वनि डब किसके बंद होने के साथ जुड़ी हुई है? ट्राइकस्पिड कपाट से, है ना, ट्राइकस्पिड कपाट से, अर्धचंद्राकार कपाट से और बाइकस्पिड कपाट से, और उसका ट्राइकस्पिड एवं बाइकस्पिड कपाट।
ये दोनों से। तो इसमें किसमें, तो हृदय की दूसरी जो ध्वनि जो किसके बंद होने के साथ ये जुड़ी हुए हैं, तो वो होता है अर्धचंद्राकार, है ना, अर्धचंद्राकार कपाट से। ये नियम 10 का क्या हो जाएगा, बी। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, कहते हैं किसी मानक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हृदय चक्र की एक प्रवावस्था घटना निम्न में से कौन सी सही व्याख्या करता है। आपको पहले ही बोले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहता है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। हम आए हैं तो करा देते हैं, लेकिन इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। पहला नंबर क्या बोल रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अलिंदी संकुचन को दर्शाता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स निलयी संकुचन को दर्शाता है, एस एवं टी के मध्य का समय अलिंदी प्रकुंचन को दर्शाता है, अपी तरंग निलयी संकुचन की शुरुआत को दर्शाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन में बोला कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अलिंद को, अलिंद संकुचन को दर्शाता है, नो अलिंद नहीं, निलयी को। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें इसका कोई पूरा नाम नहीं, ये उसका जगह का केवल वो नाम दिया है। कॉम्प्लेक्स निलयी संकुचन, ये जो निलयी संकुचन होगा ये, तो 11 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, जरा पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें पूछा कि कौन सा कथन जो है आपका गलत है। पहला नंबर, और रक्त समूह वाले किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटी, है ना, एंटी ए एवं एंटी बी एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी नंबर में क्या कहते हैं, बी रक्त समूह वाला कोई व्यक्ति व्यक्ति ए रक्त समूह वाले किसी व्यक्ति को रक्तदान नहीं कर सकता है, ठीक है। सी नंबर, रक्त समूह को रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडीज की उपस्थिति के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। और डी नंबर, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वत्रिक ग्राही होता है। जी, ये देखिए इनका जो ये हो गया, बी हो गया, डी, सारे ऑप्शन सही है। लेकिन सी नंबर में इन्होंने कहा कि रक्त समूह को रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडीज, केवल एंटीबॉडीज की उपस्थिति पे नहीं, इसको बटा गया है एंटीजन का भी। तो ये आंसर हम लोगों का गलत हो जाता है, लेकिन यही हम लोगों का उत्तर होगा, क्योंकि इन्होंने बोला कौन सा कथन गलत है। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है आप लोगों को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट। उस व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट क्या होगा जिसके हृदय की धड़कन तथा स्ट्रोक वॉल्यूम इतना है। तो लगा दो ना फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला आपको, कार्डियक आउटपुट, बस यही तो लगाना, यही तो लिखना है। कार्डियक आउटपुट बराबर क्या, तो हृदय की धड़कन इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, बस हो गया। हृदय का धड़कन कितना था, है ना, मिनट में कितना, 72 इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दिया, 50। चलो कर दो ना, इसे कंप्लीट कर दो। तो 5 गुना 10 0 1 और 7 5 35 1 36 और 1 0 जो था इसका हो गया इतना, तो 3600। अब देख लो इसमें ऑप्शन में पहला नंबर क्या कर रहा है, 360 ml, 3600 ml और 7200 ml, कुछ नहीं है, 3600 ml, ये हो जाएगा ऑप्शन हम लोगों का 3600 ml, आंसर बी नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। 13 नंबर का क्या हो गया, बी। ये ध्यान में रखिए, कार्डियक आउटपुट बराबर होता है हृदय की धड़कन इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना बाबू, एकदम इजी, जितना इजी। आपने देखा ना क्या हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री में, आपको वो इजी क्वेश्चन जितना एकदम आसान से सब क्वेश्चन सब है, बस वही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको जितना हम अब तक में आप लोगों को जितना मॉडल सेट वगैरह जितना कराए हैं, आप पढ़ो उनको, वो अभी पूरा एकदम उसका देख लो, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। और अभी हम जो है आप लोगों का, हम आएंगे लाइव सेशन में, जिसमें आपका जितना भी गैस पेपर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सब आपके साथ बैठ के रिवाइज करेंगे हम लोग, समझे, बस उस कर लो, काफी हो गया। कहते हैं निम्न कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए, यही बोल रहा है। क्या कहते हैं कथन एक में, अलिंद शरीर के समस्त भागों से रक्त प्राप्त करता है जो बाद में निलयों में चला जाता है, ठीक है। बी नंबर क्या कहता है, साइनोएट्रियल नोड पर उत्पन्न क्रिया विभव एक्शन जो पोटेंशियल अलिंदों से निलयों तक जाता है, ठीक है, ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब इसका ऑप्शन सुनिए, कथन 1 में बताई गई क्रिया कथन 2 में बताई गई क्रिया पर निर्भर होती है,
नो। कथन 2 में बताई गई क्रिया कथन 1 में बताई गई क्रिया पर निर्भर होती है। सी नंबर, कथन 1 एवं बी दो, कथन ए एवं 2 में बताई गई क्रिया एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। डी नंबर, कथन 1 एवं 2 में बताई गई क्रियाएं सुमेलित होती है ना। हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर 1 था, कथन 1 में बताई गई क्रिया कथन 2 में बताई गई क्रिया पर निर्भर होती है, नहीं, ये नहीं। कथन 2 जो है, कथन 2 में जो हमको बोला है कि सिनोएट्रियम नोड पर उत्पन्न क्रिया विभव अरिंदों से निलयों तक जाता है, ठीक है। कथन 2 में बताई गई क्रिया कथन 1 में बताई गई क्रिया पर निर्भर होता है, राइट, ये बी नंबर। तो 14 नंबर का जो आंसर है हम लोगों का वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर, ठीक है। इसको खत्म कर लेना होगा, है ना। अगला चैप्टर की ओर जो है हम लोग का अगला चैप्टर में क्या है, कहते हैं क्या, जंतुओं में निम्नलिखित पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इनमें से सबसे कम विषाक्त का चुनाव, सबसे कम कौन है, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया या CO2। तो सबसे कम विषाक्त है यूरिक अम्ल। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में, ये सब जितना भी करा रहे हैं सब एग्जाम में आने वाला है। रुधिर का निस्संदन होता है ना। अब देखिए यहाँ पर सकोण, दो कोण, इसको यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये क्लियर होने वाला है, देखिए सकुण, ये नहीं, इसका मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर दुकुन, ऐसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दुकुन। दुकुन क्या बोलते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ध्यान रखिएगा। सकुण इसका मतलब हुआ समीपस्थ, ये नजदीक वाला, और दुकुन मतलब दूरस्थ कुंडली, ताकि ये आपका दिक्कत नहीं है। वही कह रहा है रुधिर का निस्संदन, है ना, फिल्ट्रेशन जिसे बोलते हैं ना, तो किसमें, समीपस्थ या तो फिर दूरस्थ या संग्रह वाहिनी या तो मेलपिजन का है। तो आप क्या बोलोगे इसमें, तो आप कह सकते हैं रुधिर का जो निस्संदन होता है ना, वो होता है किसमें, मेलपिजन काय में, यानी डी नंबर में, 2 का डी नंबर हो गया। 2 का क्या हो गया, डी। तीसरा नंबर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शरीर से फेफड़ों द्वारा निम्न में से किसकी उच्च मात्रा को निष्कासित किया जाता है, केवल CO2, केवल जल, CO2 और जल, अमोनिया। तो क्या होगा, तो बोलेंगे केवल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। आगे कहते हैं क्या कि मानव मूत्र का pH होता है लगभग कितना। तो देखिए चूंकि एनसीईआरटी को लेकर बात कर रहे हैं, इसलिए जो एनसीईआरटी देता है वही पर बात करेंगे, है ना। 6.5, 7, 6 या 7.5। तो बाबू एनसीईआरटी हमें कहती है 6। तो मानव मूत्र का pH जो होता है वो लगभग कितना होता है, 6। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्न में कथनों में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है। पक्षी व जमीनी घोंगे यूरिकोटेलिक जंतु है, स्तनधारी व मेंढक यूरियोटेलिक है, और सी नंबर जलीय उभयचर व जलीय कीट मोनोटेलिक जंतु है। डी नंबर बोल रहा है पक्षी व सरीसृप यूरियोटेलिक है। जी ये सबके सब सही था, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, पक्षी व सरीसृप यूरियोटेलिक होती है, ये गलत है। तो 5 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा डी नंबर, 5 का डी। छठा नंबर में क्या कह रहा है आपको, निम्न कौन सा जोड़ा गलत है। फिर वहां पर गलत ही पूछा हमको कि यूरिकोटेलिक पक्षी, यूरियोटेलिक कीट, अमोनोटेलिक टेडपोल और यूरियोटेलिक हाथी। तो मेरे प्यारे बच्चों जो यूरियोटेलिक है ना, वो क्या है बाबू, ये जो कीट बोला है वो गलत बोला है ना। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हम आपको क्लियर कर देंगे कि यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक क्या है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर आपको, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत। ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आता एग्जाम में, पहले ध्यान, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन करा देते हैं। वृक्का का मध्यांशी क्षेत्र कुछ शंक्वाकार पिंडों में विभक्त रहता है, जिन्हें मध्यांशी शंकु, है ना, मेडलरी पिरामिड्स कहते हैं, जो कैलिसेस में बहिर्विष्ट होते हैं। ऑप्शन बी नंबर, वृक्का के अंदर बलकुट क्षेत्र मेडलरी पिरामिड्स के बीच रीनल पेल्विस के रूप में फैला रहता है। ऑप्शन सी, ग्लोमेरुलस या केसिका गुच्छ को वोमेन संपुट सहित रीनल कार्पस्कल कहते हैं। और डी नंबर कहते हैं वृक्क के रीनल
कार्पस्कल या समीपस्थ कुंडलित नलिका तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका के बलकुट क्षेत्र में स्थित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अगर हम जवाब अब दें आपको, तो आप इसे कह सकते हैं कि वृक्क के अंदर बलकुट क्षेत्र मिलियरी पिरामिड्स के बीच में रिनल पेल्विस के रूप में फैला रहता है। बी नंबर 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कह रहे हैं कि रुधिर में यूरिया के एकत्रीकरण की दशा को क्या कहते हैं? तो रिनल कैलकुली, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या तो फिर यूरेमिया या कीटोन्यूरिया, तो उससे हम लोग कहते हैं यूरेमिया। 9 नंबर में क्या कर आपको कि निम्न में से किसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को नो, बेसोप्रेसिन को, एड्रेनलिन को, या कैल्सिटोनिन को। तो हम लोग बेसोप्रेसिन कहते हैं। 9 का बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा नहीं, टाइम पास करोगे कोई फायदा नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं? और आ जाते हैं इस पर। एगो 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहते हैं 12 नंबर में? ये हम सांद्र तनु मूत्र उत्पन्न कर सकते हैं। यह एक विशेष प्रक्रिया तंत्र द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया को पहचाने, क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका से पुनः अवशोषण, या संग्रह वाहिनी से पुनः अवशोषण, या दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण श्रावण होगा। डी नंबर कहते हैं हेनले पास, या ये तो इसे बोलते हैं वसा रेक्टा में प्रतिधारा क्रिया विधि तंत्र। यस, ये जो ऑप्शन है वो सही है। और लास्ट में जो आपको पूछा गया है कि अपोहन इकाई जो है डायलिसिंग जो यूनिट है, अर्थात कृत्रिम वृक्क में एक द्रव होता है जो लगभग प्लाज्मा के समान होता है, वह इसके अतिरिक्त है। किसके? उच्च ग्लूकोज, उच्च यूरिया की अनुपस्थिति, या उच्च यूरिक अम्ल। तो हम बोल सकते हैं उसका कि यूरिया की अनुपस्थिति। 13 का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगला। ठीक है। चलिए देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला चैप्टर का क्या है क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्पों को चिन्हित करें। ठीक है ना? तो देखिए, इस टाइप का सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको है वो बहुत कम मिलेगा। एग्जाम में पूछने वाला ये क्वेश्चन है नहीं। ठीक है। तो फिर भी हम इस पे डिस्कस कर देते हैं आप लोगों को। तो आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है आप लोगों का ऑप्शन में कि ए का है ना, ए का। तो ए का जो है शीघ्रगामी पेशी तंतु, ये इसका मिलान हो जाएगा किससे? तो 20 लैक्टिक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल ए का 2। उसके बाद मंद गति पेशी तंतु, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंद गति पेशी तंतु, ये मायोग्लोबिन। तो बी नंबर का जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है। सी नंबर क्या करें? एक्टिन तंतु सी का हो जाएगा 4, सी का 4 है ना, सी का 4। ठीक है। ये सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। और डी नंबर जो है सार्कोमियर, इसी को हम लोग संकुचनशील इकाई बोलेंगे। तो डी नंबर का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का मिल रहा है? तो हम लोग का ऑप्शन जो मिल रहा है वो है सी नंबर। तो हम लोगों का जो सी नंबर है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर इस टाइप उस टाइप का जो क्वेश्चन थे वो नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन जो अब जो दिख रहा है हम लोगों को, ये क्वेश्चन एग्जाम में रहने का चांस है और ये रहता है। तो क्या कहते हैं वो क्वेश्चन? पसलियां जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? ए नंबर स्कैपुला से, बी नंबर स्टर्नम से, सी नंबर क्लेविकल से, और डी नंबर इलियम से। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये जुड़ा रहेगा कि ना स्टर्नम से, बी नंबर है ना। 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये बी नंबर। ठीक है, 2 का बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है आपको? तीसरा नंबर में कह रहे हैं कि चल संधि का कौन सा प्रकार एटलस और एक्सिस के मध्य उपस्थित होता है? यही कह रहे हैं ना आपको। कहता है कि चल संधि का कौन सा प्रकार एटलस और एक्सिस के मध्य उपस्थित होता है? ए नंबर खूंटी से है ना, बी नंबर काठी से, सी नंबर कब्जा से, और डी नंबर कहता है बिसर्पी से। तो ये खूंटी से होगा। 3 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का ए नंबर, 3 का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
4 नंबर में क्या कह रहे हैं हम लोगों को कि पेशी का है ना एटीपेस इनमें से स्थित होता है किससे, एक्टिनिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन और एक्टिन, यही बोल रहे हैं हम लोगों को ना। तो 4 नंबर का जो होगा मायोसिन हो जाएगा, 4 का सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इस टाइप क्वेश्चन आता है, कहता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसके कशेरुकदंड में पाया जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है इंटरवर्टिब्रल, तो वो क्या पक्षी में होगा, सरीसृप में होगा, स्तनियों में होगा, या उभयचरों में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वो होगा स्तनियों में, ठीक है। 5 का सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इस टाइप का भी अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा बहुत रेयर में, नहीं तो नहीं मिलेगा, बहुत रेयर में। तो क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में से विकल्प मनुष्यों के कशेरुकदंड में कशेरुकाओं के अनुक्रमिक क्रम को दिखाता है। क्या क्या ऑप्शन, पहला ग्रीवा, कटी, वक्ष, त्रिक, ऑक्सीजल, फिर ग्रीवा, वक्ष, त्रिक, कटी, ऑक्सीजल, और सी नंबर ग्रीवा, त्रिक, वक्ष, कटी, उसके बाद कोक्सीजियल। डी नंबर कहते हैं कि ग्रीवा, वक्ष, कटी, त्रिक और ऑक्सीजल। ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को कि निम्न विकल्पों में से कौन सा गलत है, गलत चुनने के लिए कह रहा है ना। तो पढ़िए, तो पहला नंबर क्या कह रहे हैं कि कब्ज संधि है ना, कब्जा संधि ह्यूमरस और अंश मेखला के मध्य होता है। नहीं, कब्जा संधि आपको कहाँ मिलेगा, तो हम लोगों को कहनी में मिलेगा, है ना। घुटना में जिसे मुड़ता है, जिस तरह कब्जा, दरवाजा का जो कब्जा कैसे खुलता है, एक तरफ में, दोनों तरफ नहीं खुलेगा, एक तरफ खुलता है ना, तो वो कहाँ पर मिलेगा, तो हम लोगों का कहनी के पास जो है वहां पर मिलेगा। तो ये गलत, पहला ही नंबर गलत हो जाता, पहला ही गलत हो जाएगा और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का ए। 8वां नंबर कहता है घुटना पूछा ना, घुटना संधि और कोहनी संधि पूछा ना, इसका उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण यही होगा, कब्जा संधि। तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 8 का, तो देखिए क्या पहला नंबर क्या बोला आपको, काटी संधि, बी नंबर कंदुक खलिका संधि, ये तो कंधा में होगा, ये नहीं होगा। खूटी संधि, डी नंबर कब्जा दिया ना ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, कहते हैं क्या, मैक्रोफेज, यही बोल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि माइक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स प्रदर्शित करती है क्या, पक्षांबी गति, कशाभिक गति, और क्या कहता है अमीबीय गति, विसर्पी गति। तो देखिए ये अमीबीय गति की तरह चलती है, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट अमीबा जिस तरह चलता है उसी तरह से। तो 9 का हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी अस्थि का विकार नहीं है, कौन मतलब अस्थि का मतलब हड्डी से जुड़ा हुआ बीमारी नहीं है, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बाद रिकेट्स है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये नहीं है, ये हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी नहीं है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए बहुत कम मिलेगा, हालांकि आया है तो यहाँ पर अभी इसका जिक्र कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं हम लोगों को, निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है, हृदय पेशी रेखित व अनैच्छिक होती है, कथन गलत पूछा है ना। हाथों और पाँवों की पेशियां रेखित व अनैच्छिक होती है। सी नंबर, आहार नली की भीतरी भित्ति में स्थित पेशियां रेखित व अनैच्छिक होती है। और डी नंबर, प्रजनन क्षेत्रों में स्थित पेशियां रेखित और अनैच्छिक होती है ना। तो बाबू ये जो सी नंबर उन्होंने बोला कि आहार नली की भित्ति में स्थित पेशियां रेखित व अनैच्छिक होती है, ये वाली। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा, 11 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। ये चीजें ये गलत बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं बाबू कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, यही बोला ना। अब यहाँ पूछा कौन सा कथन सही है, तो पहला नंबर, ह्यूमरस अस्थि का सिर असंख्य मेखला के एसिटेबुलम के साथ संयोजित होता है। ह्यूमरस अस्थि का सिर असंख्य मेखला की ग्रिलनाइट गुहा से संयोजित होता है। और सी नंबर में कह रहा है ह्यूमरस अस्थि का सिर श्रोणी मेखला की एक गुहा जिसे एसिटेबुलम कहते हैं से संयोजित होता है। और डी नंबर में क्या कह रहे हैं हम लोगों को कि ह्यूमरस अस्थि का सिर श्रोणी मेखला की
गिलनॉइड गुहा से संयोजित होता है ना। तो ये जो 12 नंबर का जो ऑप्शन उन्होंने बी बोला था कि ह्यूमरस अस्थि का सिर अंश मेखला की गिलनाइट गुहा से संयोजित होता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन जो है वो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है हम लोगों को, अनैच्छिक और विशिष्ट धारियों वाली पेशियां। तो अनैच्छिक और विशिष्ट धारियों वाली जो पेशियां होती है वो किसकी, हृदय की पेशी होती है। तो 12 नंबर 13 नंबर का आंसर डायरेक्ट इसका ध्यान रखिएगा, अनैच्छिक और विशिष्ट धारियों वाली जो पेशी होते हैं वो हृदय की पेशी। 13 का बी नंबर। 14 नंबर फिर बोले इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा नहीं, समझे, तो इसमें परेशान होने का जरूरत नहीं है कुछ इसमें। तो 14 नंबर क्वेश्चन था इसका लास्ट। तो फिर अब अगला जो चैप्टर है उसको आप कराते हैं। हाँ चलिए देखिए अब अगला चैप्टर जो है हम लोग का क्या है, कहते हैं क्या, सिनेप्टिक संधि पर निकलने वाले जो रसायन कहलाते हैं, क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहलाता है, ये लसिका कहलाता है, वो कहलाता है उसका न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ब्रह्मावस्था में झिल्ली का विभव अंतर ऋणात्मक आवेशित है, ऐसा निम्न आयनों के भिन्न वितरण के कारण है। क्या क्या, पहले क्या कहते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयंस है ना, उसके बाद फिर CO व फिर Cl आयंस, उसके बाद Ca कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम और क्लोरीन आयंस। ये तो ये कौन सा किससे भिन्न वितरण के कारण होगा, तो ये हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम का। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता है। ब्रह्मावस्था झिल्ली के विभव निम्न के कारण संयत होता है, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सी नंबर आयन पंप्स और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे, तो ये होता है किसमें, आयन पंप से, है ना, किससे होता है, आयन पंप से। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, हमारे विसरल, ये नहीं बोल रहे ना, हमारे जो विसरल अंगों के कार्य को नियंत्रित करते हैं, अनुकंपी और कायिक तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी और पारानुकंपी तंत्रिका तंत्र, और सी नंबर कहते हैं केंद्रीय और कायिक तंत्रिका तंत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन नंबर 4 नंबर का ऑप्शन नंबर जो बी है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं हम लोगों को कि नी जर्क रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि नी जर्क रिफ्लेक्शन में से कौन सा भाग नहीं लेता है, पेशीय तर्कु, चालक न्यूरॉन, मस्तिष्क, अंतर न्यूरॉन। तो सी नंबर मस्तिष्क। ठीक है, 5 का नी जर्क, तो 5 का हो जाएगा सी नंबर। 6 नंबर में क्या कहता है, मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो तीव्र भावनाओं से जुड़ा होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, लिम्बिक तंत्र और मीड्यूला। तो वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लिम्बिक तंत्रिका। 6 नंबर का हो जाएगा, सॉरी तंत्रिका बोलते तंत्र, 6 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, रोडोप्सिन में पाए जाने वाला विटामिन को चिन्हित करें, विटामिन ए, विटामिन बी, सी और विटामिन डी। तो वो होगा विटामिन ए। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं कि मनुष्य के नेत्र गोलक में 3 परतें पाई जाती है, इनमें शामिल है, कौन कौन होगा, 3 परतें, नेत्र गोलक में 3 परतें पाई जाती है, इनमें शामिल है। तो क्या कहते हैं हम लोगों को, पहला लेंस, आइरिस, ऑप्टिकल तंत्रिका, बी नंबर लेंस, जलीय ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, सी नंबर कॉर्निया, लेंस, आइरिस, डी नंबर कहते हैं कॉर्निया, लेंस, ऑप्टिक तंत्रिका। तो ये जो बी नंबर है लेंस, जलीय ह्यूमर और विट्रस। ठीक है, 8 का हम लोगों का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि कर्ण नलिका में पाए जाने वाले मोम ग्रंथियां क्या कहलाती है, श्वेत ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉर्पस ग्रंथि, सीबेसियम। ये होगा डी नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतःकरण का वह भाग जो सुनने के लिए उत्तरदायी होता है, कोक्लिया, अर्धवृत्ताकार कैनाल, सी नंबर में कह रहा है हम लोगों को यूट्रिकल या तो सेक्युलस। तो ये हो जाएगा हम लोग का कोक्लिया। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कहता है ऑर्गन ऑफ द
और कोर्टाई पाया जाता है किसमें? बाह्य कर्ण में, मध्य कर्ण में, अर्ध वृत्ताकार कैनाल में या कोकिलिया में? तो ये कोकिलिया में, ठीक है। 11 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं? ऊंचे स्थान पर, है ना, ऊंचे स्थान पर यात्रा करने पर कानों में दर्द। देखिए ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, आप लोग कितना बार महसूस किए होंगे। ऊंचे स्थान पर यात्रा करने पर कानों में दर्द तथा सिर चकराना समस्या महसूस हो सकती है, तो है ना। निम्न में से कौन सा भाग इसके लिए उत्तरदायी है? क्या? तो क्लिया कर्ण अस्थियां, टिम्पेनिक झिल्ली, यूस्टेकी नली, यूट्रिकल, सेक्सुअली और अर्धवृत्ताकार कैनाल। ऑप्शन डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऑप्शन सी नंबर दिया है ना, यूस्टेकी नली, यूट्रिकल, सेक्सुअली और अर्धवृत्ताकार कैनाल, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है भाऊ। चलिए अब नेक्स्ट जो है, अब अगला जो क्वेश्चन करते हैं, अगला चैप्टर का जो हम लोग का बच्चा, चलिए देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, अगला चैप्टर का कहते हैं कि ये हम लोगों का लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है, 19वां चैप्टर। नीचे दिए गए विकल्पों का अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके हार्मोन्स का सही मिलान करने के लिए। पीनियल, पीनियल तो आप लोगों को मालूम ही होगा, वही ग्रंथि जिससे निकलने वाले हार्मोन से हम लोगों का नींद कंट्रोल होता है ना, पीनियल। तो पीनियल क्या होगा? मेलाटोनिन, यानी ए का क्या हो जाएगा? 2 नंबर, है ना, ए का 2। तो देखिए ए का 2 किसमें है? ए का 2, ए का 2 में 2 टो में है ना, ये वो बी नंबर में भी और डी नंबर में। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। थॉयराइड, ये नहीं बोला है थॉयराइड, तो थॉयराइड क्या होगा? थायराइड किसे क्या निकलेगा? टेट्रा आइडोथायरोनाइन, तो बी नंबर का हो 4, बी नंबर का 4। अब देखिए जिसमें मिल रहा था इसमें भी 4 है, वाह। अब देखिए अब अगला सी नंबर, ओवरी, ओवरी से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, तो सी नंबर का 3। अब जैसे ही सी नंबर का 3 होगा, तो इसमें सी नंबर का 3 है नहीं है, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं हम लोगों को? अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं, ये एक हो गया। अब दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्र पिट्यूटरी द्वारा स्रावित नहीं होता? देखिए ये बोल दिया पहले ही कि अग्र पिट्यूटरी द्वारा स्रावित नहीं होती है। वृद्धि हार्मोन तो होता है फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, ये तो पश्च पिट्यूटरी द्वारा जो पश्च भाग होता है वहां से होता है। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये सी नंबर। ये सब अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहते हैं बाबू कि मैरी एक इंटरव्यू में जाने वाली है, परंतु इंटरव्यू के 5 मिनट पहले उसे पसीना आने, हृदय गति, श्वसन दर में वृद्धि अनुभव हुआ। इससे होता है ना, कोई भी एग्जाम वगैरह देने आते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, ये सब किसके वजह से? तो आपको बोले थे ना कि एड्रेनलिन जो एक एड्रेनल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन, जिसकी वजह से ये सब सारा चीज़ें होता है, हृदय धड़कन तेज हो जाना, है ना, वो सब ये सब, इसे लड़ो उड़ो हार्मोन, फाटो हार्मोन कहते हैं ना हम लोग। इनमें कौन सा हार्मोन इसके बेचैनी के कारण था? बोलिए एक्सट्रोजन नो, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन नो, एडेनिन और नोरेडोनिन, ये जो है सी नंबर है ये, तो 3 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करे बाबू? कहते हैं कि हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन के लिए यह स्टेरॉयड उत्तरदायी होता है। कौन सा? इंसुलिन, मेलाटोनिन, स्टेटोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन, है ना, ये ना बोल रहे हैं हम लोगों को। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है इनके लिए, वही कहते हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन के लिए ये स्टेरॉयड उत्तरदायी थी, ये डी नंबर। 5 नंबर क्या कहता है? थाइमोसिन उत्तरदायी होता है, थाइमोसिन उत्तरदायी होता है ना, तो थाइमोसिन उत्तरदायी के रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए, रक्त कैल्शियम स्तर को बढ़ाने के लिए, टी लिम्फोसाइट के विभेदन के लिए और रक्त में आरबीसी को कम होने के लिए, नहीं, टी लिम्फोसाइट के विभेदन के लिए। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि एक प्रोटीन हार्मोन की क्रिया को निम्नलिखित में से
में से एक एक द्वितीय संदेशक होता है, चक्रीय एएमपी, इंसुलिन या T3 या तो गैस्ट्रिन। तो हो जाएगा ए नंबर चक्रीय एएमपी। 6 नंबर का हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा, ठीक है, 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं हार्मोन के एक समूह उत्पादन करती हैं। लीडिंग कोशिकाएं वृषण में होता है, टेस्टिज में होता है, ठीक है। उसे कहते हैं क्या, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स और एल्डोस्टेरॉन या गोनेडोट्रोफिन्स, वो होगा एंड्रोजन्स। 7 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन स्रावित करता है, जो उसे क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन, नो, प्रोजेस्टेरोन या एल्डोस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन। तो वो हो जाएगा बी नंबर, प्रोजेस्टेरोन। 8 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपको, कॉर्टिसोल इससे स्रावित होता है, ये नहीं बोल रहा, कॉर्टिसोल के बारे में बात कर रही है। कॉर्टिसोल इससे स्रावित होता है पेनक्रियास से, थायराइड से, एड्रिनल ग्रंथि से, थाइमस से। तो 9 नंबर का से क्या हो जाएगा, एड्रिनल, सी नंबर हो जाएगा, कॉर्टिसोल 9 का सी नंबर, 9 का सी, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है हम लोगों को कि साधारण सोने जागने के चक्र के लिए उत्तरदायी हार्मोन, अभी तुरंत आपको बोले थे ना, वो मेलाटोनिन है सोने जागने के लिए, है ना। हाँ, ये मेलाटोनिन अगर बहुत ज़्यादा स्रावित होगा नींद बहुत ज़्यादा आएगा, अगर क्या कहते हैं कम स्रावित होता है नींद कम आएंगे। तो 10 नंबर का क्या होता है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, हार्मोन को रासायनिक संकेत कहा जाता है जो एक विशेष लक्ष्य ऊतक को प्रेरित करते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स के संबंध में इन ग्राहियों की सही स्थिति क्या होगी, बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स, रक्त, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक। तो 11 नंबर का जो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये प्लाज्मा झिल्ली, ये हो जाएगा 11 का सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में सही मिलान करें। सबसे पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर दिया है तो हम आपको कर देते हैं, लेकिन इसका जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हृदय गति का जो बढ़ना होगा, है ना, हृदय गति का जो बढ़ना होगा, ए नंबर, तो हृदय एपिनेफ्रिन हृदय गति का बढ़ना, एपिनेफ्रिन, ए का क्या हो 4, इसमें मिला के 1 का 4 है कि जी यहीं पर, हाँ 1 का 4। आपको आप बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर पूरा पूरा सही हो जाएगा, चेक कर लीजिए सब मिला के। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी कैल्शियम संतुलन में किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेता है, ये नहीं बोल रहा हम लोगों को, तो कौन नहीं लेता है, विटामिन डी, ये तो लेगा, पैराथायराइड हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन, है ना, और थायमोसिन, ये डी नंबर, ठीक है, ये होगा ये जो भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहते हैं, मैमल्स में निम्न में कौन सा अंग केंद्रीय मेडुलरी भाग जो कोर्टिकल भाग से घिरा होता है नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, घिरा होता है नहीं है, घिरा होता है लेकिन वो नहीं है। तो 14 नंबर क्या हो जाएगा, उभरित रहेगा, एनिल मेडिकल भी रहेगा, यकृत। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति थायराइड हार्मोन की कमी से संबंधित नहीं है, कौन से समय संबंधित नहीं है, क्रेटिनिज्म, गाइटर, मिक्सोडिमा और एक्सोथैल्मोसिस, ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो कभी संबंधित नहीं है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी रीजन्स के वजह से हमको इस तरह से मोबाइल पकड़ के आपका वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि अभी लाइव सेशन चल रहा है इकोनॉमिक्स का, फिर और ये ख़त्म करना ज़रूरी था मेरे लिए, और इसी कारण से जो है हम आप लोगों को ये इस तरह बनाकर वीडियो देना पड़ा। फिर अभी लाइव सेशन आएंगे आप लोगों के लिए, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और होगा, लेकिन इसका पूरा जितना भी जो सिंपल सब क्वेश्चन सब दिखाए वो सब जरूर कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए धन्यवाद।